नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम घटक 3 पृथ्वी और सजीव सृष्टि इसका भाग 2 अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम जमीन पर प्रवाहित होने वाला पानी, सरोवर, झील, हिम स्वरूपी पानी, भूजल इसका अध्ययन करेंगे। अभी आपने देखा है कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी का 1/3 भाग क्या है? जमीन है और 2/3 भाग जल है। ठीक है। इसके अलावा इस जो समुद्र जो भाग है इसमें इसके अलावा हमारी जो धरती में है कौन कौन से पानी के स्रोत है। ठीक है। जमीन पे प्रवाहित होने वाले पानी के स्रोत कौन कौन से है वो हम इस घटक में देखने वाले। ठीक है। ये जो हमारी जो जमीन है इसमें पानी के अन्य स्रोत कौन कौन से है वो हम इस घटक में देखेंगे। सरोवर, झील जमीन के गहराई वाले कुछ भागों में पानी के प्राकृतिक रूप में संग्रहित होने से निर्मित हुए बड़े जल भंडार को सरोवर, झील कहते हैं। छोटे जलाशय को पोखर या ताल कहते हैं। हिम स्वरूपी पानी, शीत प्रदेशों में बादलों के पानी के कण घनीभूत होने पर उसका हिम कणों में रूपांतर होता है। ऐसे प्रदेशों की है जमीन पर हिम की एक के ऊपर एक परतों के संचय द्वारा उनसे बर्फ बनती है। ऐसी बर्फ की परतों पर परतें संचित होती जाने का आकार अत्यंत बड़ा हो जाता है। जमीन की ढलान पर से ये परतें अत्यंत मंद गति से नीचे की ओर खिसकती है। उनसे हिमनद बनते हैं। समुद्र पर तैरने वाले बर्फ के बड़े टुकड़े या खंड भी होते हैं। उन्हें प्लाविहिम या हिमशिला कहते हैं। अब आपने देखा होगा हिम स्वरूपी पानी यानी हमारी जो धरती है, यहाँ पर कुछ जो ठंडे प्रदेश वाले क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ पर जो ठंडे प्रदेश ले लो या फिर हमारा जो हिमालय पर्वत है, यहाँ का जो पानी है ये कैसा है? ठंडी के कारण हिम में परिवर्तित हो गया यानी बर्फ रूप धारण किए हुए है। और ये परतें एक के ऊपर जमते गए, कैसी बन गई? ये बहुत बड़ी मात्रा में इसका रूप पाया गया है। ठीक है। ये परतें धीरे धीरे ये जो बर्फ है उसके ऊपर ऐसे पानी की जो परतें है, जैसे जो शीत प्रदेश होते हैं, ये देखो आपने देखा होगा ये जो उत्तरी वाला ये जो पूरा ये जो भाग है, ये इधर जो भाग दिख रहा है ये शीत प्रदेश वाला है। ठीक है। ये जो शीत प्रदेश में जो बादलों के पानी के कण ये घनीभूत होने पर उनका हिम कणों में रूपांतरित होता है। ऐसे प्रदेशों में हिम वर्षा होती है। हमने देखा होगा हमारे यहाँ बरसात होती है तो पानी गिरता है, लेकिन इन ठंडे प्रदेशों में पानी के बदले क्या गिरती है? बर्फ गिरती है। ये जो ऊपर जो दिख रहा है ना हिम, जो ठंडे प्रदेश में। ठीक है। हिम वर्षा होती है। जमीन पर हिम के क्या होती है? एक के ऊपर एक परत संचय होते जाती है। ठीक है। और क्या बन जाती है? बर्फ बन जाती है। ऐसी बर्फ की परतों पे परतें संचित होते जाती है और जिससे बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। ठीक है। वहाँ की जो जमीन है फिर कैसी दिखती है? बर्फीली दिखती है। और ये जो जमीन की जो ढलान पर ये क्या करती है? जमीन की जगह ढलान रही तो ये क्या करती है? धीरे धीरे मंद गति से खिसकते रहती है और जिससे क्या बन जाती है? हिमनद तैयार हो जाती है। यानी जब ये खसकते आगे खसकते रहते तो हिमनद तैयार हो जाती है। समुद्र पर तैरने वाले बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े या खंड भी होते हैं। अब आपने देखा होगा ये ठंडे प्रदेश में, यहाँ पर जो है ठंडा जो प्रदेश, यहाँ पर समुद्र में क्या होते हैं? बड़े बड़े क्या होते हैं? बर्फ क्या होती है? बर्फ के टापू जैसे होते हैं, खंड होते हैं। ठीक है। पहाड़ी
यानी होती है बर्फीली, उन्हें प्लावी हिम या हिमशिला कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे भूजल। भूजल यानी जमीन पर पाए जाने वाले, ठीक है, दिख रहा है आपको, जमीन पर पाए जाने वाले इन जल भंडारों के अतिरिक्त जमीन के अंदर भी चट्टानों की परतों के मध्य भी पर्याप्त पानी संचित होता है, उसे भूजल कहते हैं। यानी जब हम जमीन में जब गड्ढा खोदते हैं या खुदाई करते हैं, कुआं बनाते समय या फिर बड़ी बड़ी इमारतें बनाते समय जब खुदाई करते हैं, तब आपने देखा होगा जमीन की बहुत परतें निकलने के बाद चट्टानें मिलती है और चट्टानों के मध्य पर्याप्त मात्रा में आपको क्या मिलता है, पानी संचित मिलता है। यानी हम इतनी खुदाई करते हैं 50 फुट गहराई, तब हमको चट्टानों में क्या दिखता है, भूजल दिखाई देता है। ठीक है, जब हम कुआं खोदते हैं तो हमको दिखता है वो भूजल। तो इन जो भूजल कहते हैं ना, जमीन के अंदर, भूख के अंदर जल संचित होता है। इन भूजल को कुओं तथा नलकूपों में से क्या करते हैं, ऊपर उलीच कर, ठीक है, कर या खींच कर क्या करते हैं, निकालते हैं या प्राप्त है, उपयोग में लाया जाता है। बहुत से सरोवरों, ठीक है, सरोवरों, कुओं, जमीन के अंदर में स्थित झरनों से पानी मिलता है। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सर्वत्र फैले हुए पानी ही भूजल तथा वातावरण की भाप जैसे पानी के भंडारों को सम्मिलित रूप से पृथ्वी का जलावरण कहते हैं। अब हम देखेंगे वातावरण, यानी पृथ्वी का वातावरण किस प्रकार है, वह हम अब अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। आपने देखा होगा पृथ्वी की जो धरती है उसमें 1/3 भाग धरती है और बाकी का जो भाग है वो पानी से व्याप्त है। तो पानी की जो ऊपरी सतह है, यानी समुद्र की जो ऊपरी सतह है और धरती की जो सतह है, उसके ऊपर एक हवा का एक मोटा आवरण है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा के आवरण को वातावरण कहते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे वैसे वातावरण की हवा क्रमशः विरल होती जाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण के मुख्य घटक है। यानी हमारी जो धरती है इसमें जो मोटा घना हवा का आवरण है, ठीक है, और इसी हवा से हम क्या लेते हैं, जीने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और वनस्पतियाँ क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, जबकि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग वह वनस्पतियाँ भी करती है। इसके अलावा हमारी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन का आवरण है, ऑक्सीजन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये हमारे हवा के मुख्य घटक है। इसके अतिरिक्त वातावरण में अत्यंत अल्प मात्रा में कुछ अन्य गैसें भी है। यह हमने प्रथम घटक में सीखे थे। ठीक है, पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर वातावरण का, अब हमारी ये देखो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी का ये देखो ये पृष्ठभाग दिख रहा है, ये लाइन पृथ्वी का गोला, ठीक है, ये हमारे पृथ्वी के पृष्ठभाग है। ठीक है, पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर वातावरण की शोभ मंडल, अब देखो हमारी पृथ्वी है, अब हमारे पृथ्वी से शुरुआत में देखो एक हवा का आवरण है, इसको बोलते हैं शोभ मंडल। क्या बोलते हैं, शोभ मंडल। ये हमारी पहला आवरण की परत है। शोभ मंडल के ऊपर फिर जाएंगे तो आपको मिलती है समताप मंडल, दिख रहा है, दूसरी लेयर सफेद वाली देखो आप, ये पहली सफेद वाली और ये पृथ्वी की है लेयर, पृष्ठभाग है ये हमारी पृथ्वी का। ठीक है, उसकी जो पहली सफेद लाइन दिख रही है वो वहां से वहां तक हमारा शोभ मंडल है। फिर दूसरी जो परत है वो समताप मंडल है, दिख रही, ये सेकंड जो परत है वातावरण की वो है समताप मंडल। अब आपने देखा होगा इसमें ओजोन गैस दिख रही है,
आपने पढ़ा था प्रथम घटक में ओजोन गैस, पढ़ा था कि नहीं? हमारे कौन से घटक में था? प्रथम घटक में पढ़े थे कि दूसरे घटक में? ओजोन गैस के बारे में आपको बताया था ना मैंने। प्रथम घटक में पढ़े थे हमने कि ओजोन गैस क्या कर रही है हमारे, कौन सी क्लास में पढ़ा था हमने? पुराने पुस्तक में पढ़ा होगा या हमने दूसरे विषय में पढ़ा होगा कि जो ओजोन गैस है, ठीक है, अभी हम पहली बार आप देख रहे होंगे। ओजोन गैस यानी हमारे पृथ्वी के ऊपर एक ऐसी शिवमंडल के ऊपर एक हवा का एक आवरण है। ये छतरी के समान पूरे पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर है, ठीक है इसकी। और ये क्या करती है, सूरज से जो पराबैंगनी किरणें आती है उससे ये हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। इस पतली छतरी के समान जो हमको कवच दिख रहा है, ये कवच में सूरज से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं यहाँ से टकरा जाती है, ये यहाँ पे सोख ली जाती है और बाकी जो छन्नक होकर बाकी किरणें हमारी धरती पे आती है, ठीक है। अगर ये जो ओजोन गैस नहीं होती तो पृथ्वी से सारी हानिकारक किरणें हमारे पृथ्वी में आती और हमें अलग अलग प्रकार की हमारी जो सजीव सृष्टि पर है उस पर बुरा असर पड़ता था। लेकिन ओजोन लेयर के कारण हम सूरज की इस हानिकारक किरणों से क्या है, सुरक्षित है। इसकी हम अधिक जानकारी हम आगे की कक्षा में, 6वीं कक्षा में हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो समताप मंडल, ठीक है, दूसरी जो लेयर है वातावरण का वो है समताप मंडल। फिर उसके बाद देखो मध्य मंडल, दिख रहा। फिर उसके बाद और ऊपर जाओ, फिर आपको मिल रहा है अयन मंडल। आपको मालूम है अयन मंडल में हमारे रॉकेट जाते हैं, दिख रहा है हमको। और उसके ऊपर है बाह्य मंडल, सबसे ऊपर आपने देखा वो एक चित्र दिख रहा है सैटेलाइट का, दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर हमारी एक कृत्रिम उपग्रह है, सैटेलाइट है। हमको जो दूरदर्शन, रेडियो, मोबाइल, ठीक है, या अन्य पूरा ये जो है उपग्रह से सभी तरफ नियंत्रण है, चित्र लिए जाते हैं, संचार जो हमारे इसमें होते हैं, टेलीफोन, रेडियो, ये सब जो है ये सब कार्य करते हैं। जो मौसम का पूर्वानुभव ग्रह क्या करते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं। दिख रहा भी ये हमारी जो है ये क्या है, वातावरण है। पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर वातावरण की क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल, बाह्य मंडल ऐसी परतें मानी जाती है। इनमें से पृथ्वी के पृष्ठभाग पर 13 किलोमीटर दूरी की जो परत है हमारी पृथ्वी से 13 किलोमीटर तक की को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल की हवा में कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी के सजीवों के जीवन पर इन परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव है। देखा आपने, बादल भी होते हैं, हवाई जहाज जाता है, दिख रहा है ये, ठीक है, ये पैराशूट, ये यहाँ पर 13 किलोमीटर की दूरी तक हमारे पृथ्वी से, ठीक है। पृथ्वी के सजीवों के जीवन पर इन परिवर्तनों के महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। जब इनमें परिवर्तन होता है तो हमारे पृथ्वी की जो सजीव सृष्टि है इस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। सूर्य द्वारा पृथ्वी को ऊष्मा मिलने के कारण पृथ्वी का पृष्ठभाग गर्म होता है। ये जो हमारा पृथ्वी का जो पृष्ठभाग है वो गर्म क्यों होता है, सूर्य की किरणों के कारण, जिसके कारण पृष्ठभाग के समीप वाली हवा सबसे अधिक गर्म होती है। अभी आपने देखा होगा जितने भी ये हवा की जो परत है इसमें ये जो नीचे वाली है यानी ये 13 किलोमीटर वाली क्षोभ मंडल वाली जो हवा की परत है ये सबसे अधिक गर्म होती है। क्यों गर्म होती है, क्योंकि सूरज के रोशनी की ऊष्मा के कारण पृथ्वी का जो पृष्ठभाग है वह गर्म हो जाता है और यह पृथ्वी गर्म होने के कारण यहाँ की गर्माहट के कारण यहाँ की जो ऊपर की जो हवा की परत है यह भी गर्म हो जाती है।
क्षोभ मंडल से क्रमशः ऊपर की ओर जाने पर हवा ठंडी होती जाती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस क्षोभ मंडल से ऊपर की ओर जाएं, आपको ये कैसे दिखते जाएंगी, ठंडी ठंडी होती हुई दिखाई दे महसूस होती है। वातावरण की लगभग संपूर्ण वाष्प क्षोभ मंडल में ही होती है। अब आपने बोला वाष्प, वाष्प यानी पानी का वाष्प रूप, हवा रूप, वो है वाष्प रूप। तो वातावरण का जो वाष्प है, आपने को पता है कि हवा में वाष्प होता है, तो संपूर्ण वाष्प का जो रूप है, स्वरूप है, कहाँ पर होता है, केवल क्षोभ मंडल में ही होता है। इसलिए जलवायु से संबंधित बादल, वर्षा, कोहरा, पवन, आंधी तूफान आदि सभी घटनाएं सिर्फ क्षोभ मंडल में ही होती है। ठीक है, यानी वाष्प का स्वरूप सिर्फ क्षोभ मंडल में होने के कारण यह बादल बनते हैं, कोहरा, वर्षा, पवन, आंधी तूफान, ये सभी घटनाएं सिर्फ होती है। ऊंची पहाड़ों के ऊपर जाने पर वहां की चारों ओर हवा पृष्ठभाग की हवा की अपेक्षा विरल होती है। यानी सारे जो जलवायु परिवर्तन है इन क्षोभ मंडल में ही होते हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं वैसे वैसे वहाँ क्या होती है, जो हवा का जो लेयर है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। यानी सबसे अधिक समुद्र की जो सतह रहती है वहाँ पर हवा सघन होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं हवा का जो पृष्ठभाग है वो विरल होते जाता है। ऊंची पहाड़ी के ऊपर जाने पर हवा की चारों ओर वाली हवा पृष्ठभाग, वहां की चारों ओर वाली यानी पहाड़ी के चारों ओर की जो पृष्ठभाग है हवा का, हवा है वो पृष्ठभाग की हवा से कम होती है। ठीक है, यानी सरल भाषा में जितनी जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे धरती की सतह से हवा विरल होते जाएंगी, पृष्ठभाग में सबसे अधिक होती है। यातायात के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सभी विमान क्षोभ मंडल की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई वाले भाग में उड़ते रहते हैं। यानी जो हवाई जहाज है वो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग से, ठीक है, क्षोभ मंडल पर की जो ऊंचाई है सबसे वहां पर और या उसके ऊपर उड़ते हैं। आप बैठे हैं कभी आप हवाई जहाज में, तो ये जो हवाई जहाज है, ठीक है, यहाँ क्षोभ मंडल के या उसके ऊपर उड़ते, उसके नीचे क्यों नहीं उड़ते, क्योंकि यहाँ बादल, कोहरा, ठीक है ना, ये जो वर्षा, पवन, आंधी तूफान, यहाँ पर ये घटनाएं बहुत अधिक होती है, जिससे क्या होता है हवाई जहाज पर बुरा असर हो सकता है। ठीक है, इसलिए वह अक्सर हवाई जहाज यहाँ पर यानी क्षोभ मंडल के ऊपर के जो भाग से ही उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें क्या होता है आसानी से उड़ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा ऊंचाई पे उड़े तो यहाँ क्या हो सकता है, हवा कुछ अधिक विरल हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ के यात्रियों को क्या होता है, श्वसन के लिए असुविधा होती है। विमान ऊंचाई पर जाने पर यात्रियों को श्वसन के लिए पर्याप्त हवा मिले, इसलिए विमान में क्या की जाती है, ऑक्सीजन के बेलन रखे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर जलवायु खराब रहती तो जो हवाई जहाज है वो क्षोभ मंडल कौन सा है, वो ये जो समताप मंडल के यहाँ से उड़ते हैं, यहाँ पर क्या होती है हवा विरल हो जाती है, तो यात्रियों को क्या हो सकता है, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन न मिलने के कारण उन्हें श्वसन क्रिया में क्या हो सकती है, बाधा निर्माण हो सकती है, इसलिए उन्हें विमान में उनको श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन के बेलन रखने पड़ते हैं। पृथ्वी की सतह से क्षोभ मंडल के बाहर लगभग 50 किलोमीटर तक की परत को समताप मंडल कहते हैं। अब ये हमने पढ़े थे कितना किलोमीटर तक है, ये 13 किलोमीटर, अब है 50 किलोमीटर पर है समताप मंडल। ठीक है, यहाँ पर कौन सी परत पाई जाती है, ओजोन परत। आपको मैंने बता दी ओजोन परत
क्या करती है, सूर्य से आने वाली किरणों में उपस्थित पराबैंगनी किरणें जो सजीवों के लिए हानिकारक है, इन्हें क्या करती है, घातक किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे हमारी पृथ्वी में जो सजीव सृष्टि है उनका संरक्षण होता है। दिख रहा अभी आपको? ठीक है, अब ध्यान से निरीक्षण करो, चित्र देख के ही आपको समझ में आएगा कि हमारी पृष्ठ जो धरती है उसमें किस प्रकार की हवा की लेयर है। 1 2 3 4 5 लेयर दिख रही है आपको। ठीक है, और हमारे जो सैटेलाइट है यानी अंतरिक्ष में जो कृत्रिम उपग्रह है, कहाँ पर देखो दिख रहे हैं। आगे का हम आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।